स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ मोदी सरकार 3.0 को लेकर के हो रहा है, उसके क्या मायने हैं और क्या कुछ होना है, और जो सवाल उठ रहे हैं, जो विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, क्या उसमें कोई दम भी है क्या? तो तीसरी बार मोदी सरकार के मायने क्या है? एनडीए की बैठक में कल सर्वसम्मति से सभी दलों ने अपना नेता चुन लिया है। सभी नेताओं ने एक स्वर से राष्ट्र निर्माण में पीएम मोदी की मेहनत और प्रयासों की सराहना की है। लगातार तीसरी बार सरकार के लिए यह स्पष्ट ऐतिहासिक जनादेश है, जो भारत में आखिरी बार 60 साल पहले मिला था। लोकसभा चुनाव एनडीए ने पीएम मोदी के नेतृत्व में ही एकजुटता से लड़ा और जीता, यह तो बिल्कुल साफ है। लेकिन इंडी गठबंधन के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे मोदी की राजनीतिक और नैतिक हार बता रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कैसे? जयराम रमेश एनडीए के ग्रुप फोटो पर तंज कसते हैं। हार में भी जीत का जश्न मनाने का यह तो लगता है इकलौता उदाहरण है। इंडी गठबंधन के नेता चुनाव पूर्व गठबंधन से इतर नंबर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वे अपनी सत्ता की संभावना ढूंढ रहे हैं, कैसे नंबर बनाया जाए। इसी लोकतंत्र ने इंडी गठबंधन को उम्मीद से ज्यादा नंबर दिया, लेकिन खड़गे जी इसी लोकतंत्र पर खतरा भी बता रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड, दोहरे मापदंड, मोहब्बत की दुकान में विपक्ष के नेता के प्रति ऐसी नफरत लोकतंत्र ने शायद कभी देखी नहीं होगी, जैसा कि तमिलनाडु में दिखाई पड़ रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी के सिंघम कहे जाने वाले अन्नामलाई की तुलना बकरी के बच्चे से करके डीएम के कार्यकर्ता सरेआम बलि दे रहा है। तो मोहब्बत की दुकान में विपक्ष के नेता के प्रति ऐसी नफरत लोकतंत्र ने कभी नहीं देखा होगा। इंडी गठबंधन का यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें सनातन के प्रति नफरत के साथ उसके नेता को लेकर ऐसी अभद्रता की जा रही है? नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ लोगों के पीएम लगातार तीसरी बार बनने जा रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश की नफरत की वजह क्या है? यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें वोट के लिए 1 लाख रुपए देने का गारंटी कार्ड दिया जाता है और अब महिलाओं को पार्टी ऑफिस से लौटाया जा रहा है? आरोप है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोटरों के बीच 1 लाख रुपए की गारंटी कार्ड दी थी और अब महिलाएं लखनऊ कांग्रेस ऑफिस पहुंच भी रही हैं। उधर कर्नाटक में भी महिलाएं पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के लिए बड़ी संख्या में पहुंची और उन्हें भी 1 लाख रुपए का आश्वासन मिला था। तो लोकतंत्र और संविधान पालन में मर्यादा जरूरी है। पॉकेट में संविधान रखने से कोई डेमोक्रेट नहीं होता, बल्कि वैसे आचरण भी करने पड़ते हैं। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, याद है जब हरा जैकेट पहना हुआ व्यक्ति सभी को फोटो फ्रेम से भगा देता था, आज ये हालात हो गए हैं कि सत्ता छोड़ने के डर से। ये इस तरह का ट्वीट जयराम रमेश कर रहे हैं। तो वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं समेत कई अन्य नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, संजय राउत, तेजस्वी यादव, संजय सिंह और गिरिराज सिंह की बातें सुनिए पहले। India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। बस पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है, वो बहुमत से काफी दूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का दावा किया था और उनके दावे के हिसाब से 160 सीटें कम आई हैं, 240 सीट उनकी आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये तमाम प्रतिक्रिया विपक्षी नेता दे रहे हैं और अपने जनादेश की अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन सवाल है इस व्याख्या में कितना दम है। इसी पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। और आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगी। फिलहाल मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं विनोद जी से। विनोद जी, तीसरी बार मोदी सरकार लगभग तो तय लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद, जो खबरें आ रही हैं, 8 जून को शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन ऐसे में ये सवाल है कि ये तीसरी बार मोदी सरकार, जनादेश की व्याख्या
क्या है और तीसरी बार मोदी सरकार के मायने क्या है। लोग ये जानना चाहते हैं कि तीसरी बार की जो मोदी सरकार होगी उसका स्वरूप कैसा होगा, उसकी कार्य पद्धति कैसी होगी। लालचंद, मैं पहले आपके ही रिपोर्ट से आता हूं, जिस रिपोर्ट में आपने भी बताया था कि जो एनडीए की कल की मीटिंग थी उसमें सर्वसम्मत से एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन्होंने अपना नेता प्राइम मिनिस्टर मोदी को चुना है, नरेंद्र मोदी को चुना है जी। उसके साथ में ये भी सारी चीजें हुई थी कि नरेंद्र मोदी की जो 10 साल की जो कामयाबी है उस बात को दोहराया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उस मीटिंग में जो सबसे हेडलाइन की बात है कि 60 साल बाद देश में एक तीसरी बार की कोई सरकार है तो मोदी सरकार है जो हैट्रिक सरकार बना के अपना वो शपथ ग्रहण लेने जा रही है 8 या 9 जून को। इतने बड़े फैसले जिसको एक स्पष्ट बहुमत से जनादेश मिला है, एनडीए ने पूरी मजबूती से इस पूरे चुनाव में आपने देखा 75 दिन के चुनाव में किस मजबूती से चुनाव लड़ा है। बेशक खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीजेपी के साथ साथ सारे एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के हों, चाहे जेडीयू के नीतीश कुमार हो, हर दल के कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में वो खुद उतरे थे और चुनाव प्रचार में उनके साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए दिख रहे थे। लेकिन आज जब विपक्ष जो लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र में तो गिनती की पॉसिबिलिटीज है और गिनती, अखिलेश यादव बोलते हैं कि गिनती करने से हमें कौन रुकेगा, हम अपनी संभावनाएं तलाशेंगे। तो वो इस बात को नहीं कह रहे हैं कि एक गठबंधन जिसको पूरा जनादेश मिला हुआ है उस गठबंधन में भी वो गिनती गिनने लगे हैं। रही बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप दुनिया देखिए कि भारत के इस लोकतंत्र की जीत को किस तरह से सराहा है। दुनिया के लगभग तमाम महाशक्तियों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन करके उनको ग्रीटिंग्स दिया है, उनको बधाई दिया है तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार के प्रधानमंत्री बनने के लिए। और ये देश में जो कुछ लोग हैं जिनको जनता ने नकारा है वो इस बात को सवाल उठा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी ने नैतिक और राजनीतिक ये मोरल राइट खो दिया है। अब ये सवाल की बात जब आप सुनते हैं तब ये सवाल के साथ में तो यही आता है कि आखिर पीएम मोदी से इतनी नफरत क्यों है। पीएम मोदी से आप नफरत करते हैं, बीजेपी के उस टॉप लीडर जिसको सिंघम तमिलनाडु में कहा जाता है, और उस लीडर को एक आईपीएस ऑफिसर, एक ब्रिलियंट ऑफिसर, इतने पढ़ा लिखा ऑफिसर जो पॉलिटिक्स में आता है और तमिलनाडु में डीएमके के साथ मजबूती से लड़ता है, तो आज उसके हारने पे आप एक स्वस्थ लोकतंत्र का यही परिचय देते हैं कि उसको बकरी का बच्चा का एक सिंबॉलिक देके उसका बलि करते हैं पब्लिक के भीड़ में। और ये सनातन का विरोध करते करते अगर आप इतने बड़े सिंघम, इतने बड़े टॉप लीडर बीजेपी का एक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से आप प्रतीक के रूप में वहां दिखा रहे हैं, तो शर्म होनी चाहिए इस लोकतंत्र की बात करने वाले को, शर्म होनी चाहिए उन लोगों को जो पॉकेट में लड़ाते हुए संविधान दिखाते हैं। बिल्कुल ये सवाल उठता है और ये सवाल लेकर मैं विजय जी के पास चलता हूं क्योंकि विजय जी मुस्कुरा रहे थे। विजय जी, ये किस तरह का लोकतंत्र है विजय जी जिसमें कि एक जो आईपीएस, जिसने आईपीएस से सेवानिवृत्ति लेकर के राजनीति ज्वाइन की, लोकतंत्र में ऐसे लोगों की जरूरत है अच्छे लोकतंत्र के लिए, ठीक है, और उनकी हार को सेलिब्रेट करने के लिए आपके सहयोगी या उनके कार्यकर्ता एक बकरी का बलि दे करके कह रहे हैं अन्ना मलाई के लिए। ऐसा लोकतंत्र चलेगा इस देश में? ये व्याख्या है लोकतंत्र की आपकी और आपके सहयोगियों की विजय जी? देखिए लालचंद जी, कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की, चाहे वो शाब्दिक हिंसा हो, चाहे वो किसी भी तरह की फिजिकली हिंसा हो, या जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार हो, चाहे समाज के किसी भी वर्ग के प्रति किसी भी तरह का क्रूर व्यवहार हो, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। मोदी जी, मैं ये कह रहा हूं कि बेशक आज प्रधानमंत्री ना हो क्योंकि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे चुके हैं, लेकिन वो एक भारत के नागरिक हैं। इंट्री प्राइम मिनिस्टर वही है भारत के। नहीं सुनिए ना, आपकी बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री तो छोड़िए, एक आम आदमी के लिए भी इस देश के संविधान में इतना सम्मान है कि उसके प्रति भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। वही सम्मान दिखना चाहिए। तो बहुत बड़ी चीज है, मोदी जी तो बहुत बड़ी चीज है। उनका अपमान, मैं तो कहता हूं ऐसे मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए निश्चित तौर पर। क्यों? क्योंकि ये जनभावनाओं को भड़काने वाला कृत्य है। अगर इस बात को लेकर दंगे फसाद देश भर में हो जाए जी, कौन जिम्मेवार होगा?
बिल्कुल। अगर कल को मैं खड़ा हो जाऊं दूरदर्शन के बाहर किसी कबूतर को लेके कि मेरे लिए लाखन जी और मैं इनकी गर्दन मरोड़ रहा हूं, हाँ बिल्कुल, तो आपकी ये ऐसे बात एकदम मामलों में स्वागत ही मुकदमा दर्ज होगी। होना चाहिए निश्चित तौर पर। ठीक है। दूसरी बात हाँ। देखिए, मैं जो हंस रहा था, मैं खुश हो रहा था, दरअसल हंसना भी नहीं, मैं खुश हो रहा था क्योंकि विनोद जी में मुझे अपार संभावनाएं दिखाई दे रही थी एक बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। ना इतनी ये देखिए, अपने विचार को व्यक्त करना, किसी पार्टी के पक्ष में विचार व्यक्त करना या उनका प्रवक्ता होना नहीं। सुनिए, पत्रकारिता से बहुत लोग राजनीति में गए हैं, इसलिए आपको कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर एक राजनीतिक योग्यता भी है। हाँ, तो हमने देखा तो है, राजनीतिक योग्यता को देखकर खुश हो रहा था। हमने देखा तो है ऐसे लोगों को। अब बात करते हैं मोदी जी की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर भाजपा के अंदर लोकतंत्र है और मोदी जी दावा करते हैं भाजपा में लोकतंत्र है, तो भैया हर बार मोदी जी ही क्यों, गडकरी क्यों नहीं, योगी क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि भाई भाजपा में किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बने? ये चाह रहे हैं अनिला सिंह जी से, आप ये डिमांड कर रहे हैं क्या? हैं? हम ये चाहते हैं कि तानाशाही पर अंकुश लगना चाहिए। कौन सी तानाशाही? कहां पर है तानाशाही? इतना तो सब लोग फ्रीली बोल रहे हैं, जो मन में हो रहा है कह रहे हैं, जो मन में हो रहा है कर रहे हैं, फिर तानाशाही कहां है? सुनिए, तानाशाही वो है जो देश को बेरोजगारी की दलदल में डुबो देती है, और जब उनसे रोजगार की बात करते हैं तो कहते हैं देखिए हमने अयोध्या के लोगों को कितना रोजगार दे दिया। और वो जो गारंटी कार्ड बांटे हैं, जो ऑफिस में आके महिलाएं दस्तक दे रहे, लाओ हमारा 1 लाख, उसको क्या कहेंगे फिर? लालचंद जी, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। अच्छा, बीजेपी वालों ने भेज दिया है वहां पे। ठीक है, मैं अनिला सिंह जी से पूछता हूं, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं अनिला सिंह जी से पूछता हूं। अनिला सिंह जी, बेंगलुरु से लेकर लखनऊ तक आपने महिलाओं को भेज दिया है क्या कांग्रेस ऑफिस पर कि जाओ अपना 1 लाख रुपए मांग लो? गारंटी कार्ड लेके जाना जो कांग्रेस के लोगों ने तुम्हारे हाथ में थमाया था। मेरी सबको राम राम। राम राम। विजय जी, आपको ढेर सारी बधाई, 99 सीटें आई हैं आपकी, पर आपको पता है ये बिल्कुल अच्छी बात, ये अच्छी बात जी। 99 का फेर बहुत बुरा होता है, ये आपको भी पता होगा। मुझे लग रहा था 99 कह के बधाई दे रही हैं आप, उनको फेर में फंसा रही हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैंने बिल्कुल बधाई दी है लाल सिंह जी, पर मैं बता रही हूँ 99 का फेर भी बहुत बुरा होता है। सीबीआई की रेट डालते हैं, फिर 99 ले लेते हैं। अच्छा, आप अनिला सिंह जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास। इसलिए पूरी तैयारी से बैठिए, आप ख्वाबों में मत बैठिए हुमायूं की तरह, एक जंग जीत गई बस अब तो सेलिब्रेट करो। ये मोदी जी हैं साहब, ये पूरे भारत के चहेते नेता हैं। आप उनको कुछ भी बोलते रहिए। मैं गिनाना शुरू कर दूं, अगर 1947 से लेकर जब जब आपकी सत्ता रही है केंद्र में, तानाशाही क्या होती है, जीनोसाइड क्या होता है, कत्लेआम क्या होता है, मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो क्या होता है, मैं भी बखान करने लग जाऊंगी, पर वो समय नहीं है क्योंकि ये कार्यक्रम भी छोटा होता है। मैं एक चीज जानती हूँ, सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी है। वोट परसेंटेज में भी कोई खास फर्क आया नहीं है। जनता का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद हमारे साथ। ठीक है। एनडीए जो है वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के साथ ही सरकार बनाएगा। हाँ, मैं यही पर, इसी पर मैं आ रहा था। विजय जी कह रहे हैं किसी और को बना दीजिए, उनको स्वीकार है। मोदी जी तीसरी बार स्वीकार नहीं है विजय जी को। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपने कहा किसी दूसरे को बना दीजिए। मैंने ये कहा कि अगर भाजपा में लोकतंत्र है तो एक ही व्यक्ति को बार बार क्यों थोपा जाता है एक पद के ऊपर? हाँ, ठीक है, ठीक है। अनिला सिंह जी, जवाब, सीधा जवाब। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए, अपने सहयोगियों के गिरेबान में झांक कर देख लीजिए, फिर ये प्रश्न करिए। और आपको पता ही है ना कि प्रधानमंत्री कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और आदमी प्रधानमंत्री बन के बैठ जाता है। आपको पता है ना पूरी प्रक्रिया क्या होती है। और जब हम एनडीए की बात करते हैं तो अलग अलग राजनीतिक दल हमारे साथ हैं। ठीक है। और पीएम मोदी का नाम लेकर के चुनाव में गए थे, ये बात सही। मैं आप दोनों के पास लौटता हूं, लेकिन विनोद जी, मैं एक थोड़े गंभीर बात उठाना चाहता हूं। ये जो लखनऊ में और बेंगलुरु में जो नजारा दिख रहा है, क्या ये हल्की बात है? 1 लाख रुपए का वादा किया गया, गारंटी कार्ड लिख करके थमा दिए गए, अब पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाने की भीड़ है और लखनऊ ऑफिस में महिलाओं की भीड़ है कि हमारा 1 लाख रुपए दो, हमसे जो वादा किए, हमने तो वोट देकर वादा निभाया, अब हमको पैसा दो। ये इतनी हल्की बात तो नहीं है। और जैसे विजय जी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने भेज दिया है, ये इतनी हल्की बात आपको लग रही है? लाल जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चुनाव आयोग के पास इस तरह की चीजों को रोकने के लिए कोई अधिकार नहीं है।
क्योंकि आप लोकतंत्र की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के एश्योरेंस की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह से फ्री है। फ्रीबी के मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट को भी देखा था, कई बार चुनाव आयोग को और केंद्र की सरकार को भी पूछा था कोर्ट ने कि आपकी इसमें अपनी एक तरह से पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इस बात की होनी चाहिए। लेकिन जब आप लखनऊ की एक घटना देखते हैं, जो महिलाएं बता रही है कांग्रेस ऑफिस में पहुंच के कि उन्होंने ये आश्वासन दिया गया था, ये गारंटी कार्ड देने के बाद कि कहा गया था कि 5 तारीख को आप वोट देने के बाद 4 तारीख को 5 तारीख को आप सीधे लखनऊ के जो कांग्रेस के ऑफिस है आप वहां पहुंचेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। ये जो इस तरह के वोटर को आश्वासन है, ये एक केस तो बनता है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो प्रलोभन और सीधे सीधे पैसे की बात, जो इलेक्शन कमीशन का दावा है कि 10,000 करोड़ रुपया उसने इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टी के नेताओं और अलग अलग जगहों से उसने रिकवरी की है, उसमें अगर आप इसको धता बताते हुए कार्ड देते हैं लोगों को और कहते हैं कि ये गारंटी कार्ड है जो राहुल गांधी के खटाखट इकोनॉमी का एक हिस्सा है, जो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आएगा हर महीने, जो हम अभी तस्वीरें टेलीविजन पर दिखा रहे हैं ना, चिलचिलाती गर्मी में महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आई हैं। लेकिन लाल जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस देश में जो इस तरह के प्रलोभन और इस तरह की चीजें चलती है, अब बिना आधार के, बिना बात के, जो जिस तरह से यूपी में आरक्षण खत्म होने की बात चलाई गई, लोकतंत्र खतरे में है ये बात चलाई गई, हो सकता है कई जगह पे ये सारी चीजें चली, आरक्षण को लेके आपने कई जगह पे इन सब चीजों को जो आपने दिया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक अधिकार है, वो नैरेटिव दे, वो काउंटर करना बीजेपी का काम था। लेकिन मैं विजय जी के बात जब सुन रहा था तो मुझे ये लगा कि कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है हरियाणा से, वो कह रहे हैं पीएम, बीजेपी में पीएम के चेहरे के अलग दूसरा क्यों नहीं होता? तो भाई साहब, ये 4 पीढ़ी से गांधी परिवार में कोई तीसरा क्यों नहीं होता? आज तक कभी आपने सोचा है पीएम मोदी के चेहरे पे एनडीए ने चुनाव लड़ा है? पीएम मोदी ने इस बात के लिए कि हर पॉलिटिकल रैली में जितने भी की है, आप सोचिए कि उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 60% है। जहां जहां पीएम मोदी की वो रैली हुई है और जहां वो रोड शो हुए हैं, ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। और आप उस बात को उठा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी पे अब चर्चा होने लगी है कि कांग्रेस को 10 साल के बाद विपक्ष में एक, आप कह सकते हैं कि वो गारंटी मिली है कि वो विपक्ष के नेता हो सकते हैं। तो कांग्रेस के विजय जी जैसे नेता ये उठाड़ मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता होना चाहिए। क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? वो नहीं लेंगे, वो सिर्फ प्रधानमंत्री ही बनेंगे, जब बनेंगे तब लिए, और विपक्ष के नेता नहीं होंगे, ये भी मैं आपको कह रहा हूं। और लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले, मीडिया का जिस बात को ये जिक्र कर रहे हैं और चर्चा की, एनडीए गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं, 24/7 का मीडिया है, वो कितने तरह की खबर चलाते, कितने खबर की खबर चल रही है, उस बात को आप ये बात जान लीजिए, ये कंटिन्यूटी की सरकार है, नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की सरकार है, इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। तो देश आप पे सवाल उठाएगा कि नरेंद्र मोदी के पॉपुलैरिटी में उसको आप तीसरी बार से इसलिए जोड़ रहे हैं कि नेहरू जी के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ में मैं ये भी विनोद जी और विजय जी से पूछना चाहूंगा। विजय जी, प्रधानमंत्री के जैकेट के रंग पर जयराम रमेश लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, जैकेट का रंग आज इस तरह का था, पहले इस तरह का नहीं होता था, पहले इस पर सवाल, ये क्या, मतलब हंसी आती है इस तरह की राजनीति पर। विजय कौशिक जी, जयराम रमेश। देखिए लालचंद जी, जयराम रमेश जी की निजी भावनाएं हो सकती हैं, उनका अपना कोई निजी नजरिया हो सकता है, और कोई उनके नजरिए को कोई गलत तरीके से ले रहा है तो वो उसका अपना नजरिया हो सकता है। सबसे पहली बात, लखनऊ की महिलाओं की बात करूंगा, जो देश की बहन बेटियां, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये लिख कर दे दिया, वो लिख कर दे दिया। मैं भाजपा को चैलेंज करता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है कि अगर उस गारंटी कार्ड में कहीं ये लिखा हुआ है कि 4 तारीख को विजय जी, आप अपने नेता को आप फंसा रहे हैं, उसको पर्ची काट के दिया हुआ है, वो महिलाएं जो आ रही हैं कांग्रेस ऑफिस को आकर 5 तारीख को हमारे ऑफिस में आकर 1 लाख रुपए ले जाइए, तो योगी जी का फर्ज बनता है कि वो इस मामले में तुरंत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। हम इस मुकदमे का फिर कहिएगा कि तानाशाही आ गई है ना? नहीं, सुनिए, आप चाहते हैं कि इस तरह का कदम उठे, फिर आप तानाशाही का आरोप लगाइएगा। लाल सिंह जी, सच्चाई ये है, हमने वादे किए थे और पूरे
स्पष्ट तौर पर कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इन वादों को पूरा करेंगे। हिमाचल में लेकिन नहीं किए हैं, देखिए 4 सीट हार गए वहां। ना देखिए, निश्चित तौर पर जनता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और हम जो वादे करते हैं हम वो निभाते हैं। कई बार लोग जुमलों में फंस जाते हैं, अलग मैटर है। लेकिन मैं एक बात आपसे भी, आपके सामने भी उठाना चाहता हूँ कि मोदी जी के सामने नीतीश जी ने शर्त रखी है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज कुर्सी ये कहां से खबर आई? यही 24/7 मीडिया की। ये कहां से खबर आई? कहां से ये खबर आई है? सुनिए, देश के सभी अखबारों में ये खबरें छपी है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि वो नीतीश कुमार जी का एजेंडा था कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो किसी ऐसे व्यक्ति की सपोर्ट क्यों ले रहे हैं जो कि मोदी जी के मुताबिक देश को जातियों में बांट रहा था, उस देश का दुश्मन था, जातियों की उसी को आपने आगे बढ़ाया, उसी को राहुल गांधी ने देश भर में आगे बढ़ाया। पूछा इसमें कितने ओबीसी, उसमें कितने ओबीसी, यही सब पूछ रहे थे राहुल गांधी। बिल्कुल, हम पीछे तो नहीं हट रहे अपनी बात से। लेकिन मैं कह रहा हूं मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति की सपोर्ट लेकर क्यों प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? ठीक है, जिसने इस देश को अनिला सिंह जी के पास में चलता हूं। अनिला सिंह जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए अब एनडीए की सरकार है, माननी तो अब सबकी पड़ेगी, है ना? उसमें नीतीश कुमार जी भी अपनी बात रखेंगे, चंद्रबाबू नायडू जी भी रखेंगे, तमाम लोग रखेंगे। सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप उनके एजेंडे के मुताबिक उनकी जो बातें थी उनको लागू करेंगी? कैसा स्वरूप होगा, कैसे सरकार चलाएंगे अनिला सिंह जी? ये एनडीए का परिवार है विजय जी, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए ना। हाँ, हम अपनी बात अपने घर में रखते हैं, पंचायत करने की। मैं ये कह रहा हूँ आपकी पार्टी के सिद्धांत कहाँ चले गए कि जहाँ कुर्सी के लिए मोदी जी अब उनको जवाब देने दीजिए, के लिए भी तैयार हैं। जवाब देने दीजिए जवाब अनिला सिंह जी। विजय जी थोड़ी सी तमीज सीखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। हाँ ठीक है, ये बात सच है। तो वो देखिए हाथ जोड़ करके आपका अभिवादन कर रहे हैं कि हाँ मैं सुनूंगा। हमारे घर का मसला है, हमें बाहर बैठ के पंचायत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने 99 के फेर को संभालिए। नीतीश बाबू क्या कह रहे हैं, उधर रेड्डी साहब क्या कह रहे हैं, या फिर अनुप्रिया पटेल जी क्या कह रही हैं, या कोई भी जयंत चौधरी क्या कह रही है, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और हमारे नेताओं पे छोड़ दीजिए कि कौन क्या कह रहा है और उसको हम कितना आगे बढ़ा रहे हैं, कितना नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी और एज अ फैमिली हेड उन्होंने 10 साल में दिखा दिया है, इससे पहले गुजरात में दिखा दिया है, बेहद सक्सेसफुल नेता वो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। मैं एक चीज इसमें जोड़ देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली 2 सरकारें भी चलाई है ना, वो भी गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार ही थी। इस बात को शायद हम कहीं भूल जाते हैं। कुछ नहीं बदला है, बदला सिर्फ यही है कि बीजेपी इस बार 240 के आसपास है, पहले 272 के पार हुआ करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी जुड़ने के लिए, विजय कौशिक जी जुड़ने के लिए और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त में हमने ये खास चर्चा की कि जो मोदी सरकार 3.0 है उसके क्या मायने हैं, क्या स्वरूप उसका हो सकता है। और अब हम बात करेंगे दक्षिणी राज्य केरल की, इसलिए क्योंकि इस बार केरल स्पेशल है। क्यों है केरल स्पेशल? क्योंकि वहां पर पहली बार कमल खिला है। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में पहली बार केरल में भी खिल गया बीजेपी का कमल। केरल के त्रिशूर से बीजेपी के सुरेश गोपी की कामयाबी ने वर्षों पुराने संघर्ष की याद दिला दी। इस बार के लोकसभा चुनाव में केरल में एक सीट जीतने के साथ ही बीजेपी ने 19.5% वोट हासिल किए हैं। बीजेपी के वोट शेयर में इस बार केरल में हुआ करीब 3.5% का इजाफा। तो केरल में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लंबे समय तक बड़ा ही जबरदस्त संघर्ष किया है। राज्य में सीपीएम और उनकी सरकार पर लगे हैं दर्जनों आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्याओं के आरोप। लगातार इस तरह की खबरें आती रही। केरल से आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं की लगातार आती ही रहती हैं खबरें। ऐसे में केरल में बीजेपी का सीट जीतना और वोट शेयर को बढ़ाना हो जाता है बेहद खास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में जीत को लेकर कहा कि भाजपा ने केरल में सीट जीती है, हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिया है। कई पीढ़ियों से वो संकल्प कर रहे थे और सेवा करते रहे। पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया था वो आज सफलता चूमने लगी है। बीजेपी ने
केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे, और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया, वो आज सफलता को चूमने लगी है। तो केरल इस बार स्पेशल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नतीजे के लिहाज से, वहां पर प्रदर्शन के लिहाज से। तो केरल अगर स्पेशल है तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि सालों से वो वहां पर लगे हुए थे इस काम में। और उस नेता का नाम है प्रकाश जावड़ेकर, जो भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आज हम उन्हीं के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका डीडी न्यूज पर। जिस तरह से केरल में जी, केरल में जो प्रदर्शन किया, हम सब जानते हैं कि आप सालों से वहां के प्रभारी हैं। आपने जिस तरह से वहां पर प्रयास किए, और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में खास तौर पर केरल का जिक्र किया, जो वर्षों से वहां पर बलिदान, तपस्या, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, क्या वो रंग दिखानी उसने शुरू की है? अभी से शुरुआती सफलता माना जाए। बिल्कुल ये सही है कि अब हमें क्रिटिकल मास जिसे कहते हैं आया है। 75 साल केरल में दो ध्रुवीय राजनीति थी। एक तरफ कम्युनिस्टों के नेतृत्व में एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और एक कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो ये सालों से वहां बने बैठे हैं, और तीसरे के ऐसे में बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन और ये आपस में सीसॉ खेलते रहते हैं, कभी ये कभी वो कभी ये। और जब बीजेपी या ऐसा कोई तीसरा सामने आएगा तो उसके खिलाफ दोनों लामबंद होते हैं। और भी एक विशेषता है केरल की, केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस लड़ते हैं, लेकिन ये दिखावे की लड़ाई है, क्योंकि देश भर में वो दोस्त है। बिल्कुल। और केरल में वो कुश्ती खेलते हैं, बाकी जगह दोस्ती है। तो इन सब कारणों से, और वहां डिस्कोर्स भी पहले से ऐसा बनाया गया, यानी आपको ताज्जुब होगा, इस चुनाव में केवल एक ये राज्य था जहां पैलेस्टाइन के समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे, जहां सीए पर जुलूस निकल रहे थे, जहां यूसीसी पर जुलूस निकल रहे थे, यानी जो कानून हुआ भी नहीं। और पैलेस्टाइन के लिए निकालते, लेकिन हमास के लिए निंदा नहीं करते, आईएसआईएस की निंदा नहीं करते, पीएफआई की निंदा नहीं करते, और इसमें कांग्रेस भी है और कम्युनिस्ट भी है। तो ये वहां का डिस्कोर्स अलग था। तो हमने पूरे विकास पर लाया। विकास मोदी जी ने पिछले 5 साल में 2 करोड़ लोगों तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पहुंचे हैं। 2 करोड़ आउट ऑफ 3.5 करोड़। ठीक है। 3.5 करोड़ में 2 करोड़ लोगों को मिला, और वो बिना भेदभाव का मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केरल में अगर एलडीएफ सत्ता में है तो अपने चमचों को देती है, यूडीएफ है तो उनके चमचों को देती है। मैं यहाँ पर एक विशेष बात का आपसे जिक्र करना चाहूंगा जी। एक सीट आपको मिली, वोट प्रतिशत भी आपके 3.5% बढ़े, और 19.5 के आसपास आप पहुंच गए। लेकिन आपको लगता नहीं है कि चर्चा ये थी कि 2-3 सीटें आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं आपकी इस राज्य में चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि इस राज्य की सरकार में एक मंत्री का ये बयान है कि हमारी तो ये विचारधारा ही है, राजनीतिक विचारधारा, कि अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटा देना। नहीं, इसीलिए यही कम्युनिस्ट करते आ रहे हैं, और ये कम्युनिस्टों का खेल अब उनको भी महंगा पड़ने लगा, तो इसलिए वो थोड़ी उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। मुद्दा ये है कि आज जो 20% मिले हैं, मैं वही बता रहा था कि ये ऐसे में तीसरा ध्रुव खड़ा रहना आज रह गया। 20% को अभी कोई मना नहीं कर सकता, और 20 के 25-30 जल्दी होंगे। तो अब ये निश्चित है
तो हम एक महत्वपूर्ण प्लेयर बन गए हैं। अब कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे, पंचायत समिति के चुनाव होंगे अगले साल, उसके एक साल बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। अभी से हमने कार्यकर्ताओं को कहा है कि अभी से काम में जुटना है, तभी जीतेंगे। और जो 2 सीटें राजीव चंद्रशेखर और मुरलीधरन की गई, वो भी देखने लायक है। 15-15 हजार से ही गई है, 3 लाख से ज्यादा सबको वोट मिले हैं। लेकिन केरल में लास्ट मिनट तिरुवनंतपुरम में हमेशा लेफ्ट का एक धड़ा ये कांग्रेस को समर्थन करता है, शशि थरूर को समर्थन करता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। और दूसरा, अटिंगल में लड़ाई अच्छी हुई, लेकिन अब ये लक भी होता है कि 3,23,000 को जीत गया, 3,22,000 को दूसरा आया और 3,07,000 को मुरलीधरन के रह गए। ठीक है, नहीं तो हम 3 भी जीत सकते थे। मुझे प्रधानमंत्री बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोग आपसे इन सीटों के बारे में जानना चाहते थे, और एक सीट के बारे में और जानना चाहते होंगे लोग, वो था पथनमथिट्टा सीट, जहां से कि अनिल एंटनी थे आपके उम्मीदवार। पथनमथिट्टा में अनिल एंटनी पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी अपेक्षा थी कि मैं अच्छी तरह से चुनाव लड़ूं, जीतेंगे तो बीजेपी को 4 चांद लगेंगे, लेकिन नहीं जीता तो मेहनत करूंगा और 5 साल के बाद वहां विजय प्राप्त करके दिखाऊंगा। तो ऐसी तैयारी होनी चाहिए, तभी जाके काम होता है। और यही वहां अभी हम सबसे प्रमुख रूप से काम वही करेंगे। बिल्कुल। एक सवाल ये कि आपने हालांकि बताया कि अब आगे का क्या रोड मैप आपका केरल में होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा सा विस्तार देना चाहूंगा कि एक तरफ यूडीएफ है, एक तरफ एलडीएफ है। क्या केरल में जो कुछ और पार्टियां हैं, कुछ और धड़े हैं, उनके साथ आप गठबंधन की रणनीति आपकी है कि उनके साथ मिलजुल करके एक तीसरा कोना मजबूत सा बनाया जाए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? मैं बताता हूँ, हमारे साथ एक ऑलरेडी एक दल है, बीडीजेएस, भारतीय धर्म सेना, ये उसका नाम है। तो बीडीजेएस जो है, तो वो महत्वपूर्ण दल है, खास करके ईड़वा समुदाय में, जो कम्युनिस्टों का पूरा हमेशा साथ देता था। ऐसी लोगों को, ऐसे लोग ज्यादा है उस पार्टी में, और वो हमारे साथ है। उनके भी 4 कैंडिडेट लड़े, पिछली बार से बहुत अच्छे और वोट मिले। ये सब मिलके बहुत उत्साह है केरल में, और केरल में ये कॉम्बिनेशन भी चलेगा, ये गठबंधन भी चलेगा। और सभी लोग, मैंने एक ही कहा है, वहां चुनाव आने पर जोर से लड़ते हैं। ठीक है, तो 5 साल काम करना पड़ता है, ये हम सबको बता रहे हैं। और ये बात तो है। और आप जिस तरह से वहां पर लगे हुए हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, निश्चित तौर पर जो सफलता मिली है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आगे आप कोशिशें कर रहे हैं, शुभकामनाओं के भी पात्र हैं आप, निश्चित तौर पर। लेकिन आभार के पात्र खुद मोदी जी, उनकी दृष्टि, उन्होंने जिस तरह से राजनीति की, एक नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, एक विकास की चर्चा हुई, और उसके साथ साथ क्रिश्चियन और बाकी सभी समुदायों से आउटरीच भी बहुत अच्छा हुआ। और हमारे कार्यकर्ता, नेता, उम्मीदवार, सबका प्रयास है उसी का बिल्कुल बिल्कुल सहायक होता है। बिल्कुल, ये सभी को क्रेडिट जाता है। और मैं तो कहूंगा जिस तरह से आप लगातार वहां प्रयास कर रहे हैं, आपको एक स्पेशल क्रेडिट तो बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए डीडी न्यूज से और बात करने के लिए। प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के वहां पर केरल के प्रभारी हैं। उनकी मेहनत रंग लाई है, तो आज तो जरूर खुशी का दिन है उनके लिए। और अब बात करेंगे कि पंजाब में क्या हुआ है। और पंजाब में एक अजीब तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। क्योंकि पंजाब में अगर आप देखिए, जो पंजाब का नतीजा है, उसने बंगाल जैसे ही हालात पैदा कर दिए हैं कि दिल्ली में दोस्ती, पंजाब में दुश्मनी। तो दिल्ली में इंडी गठबंधन, विपक्षी इंडी गठबंधन की मीटिंग में आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस नेता तो अपनी चट्टानी एकता जाहिर कर रहे हैं। लगातार यहां पर दिल्ली में एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की नाकामी पर सवाल उठाते हुए सीधे मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफा मांग रही है। पूरे चुनाव में केजरीवाल फ्रीबी और जेल का जवाब वोट से बात दोहराते नजर आए थे, लेकिन कोई कामयाबी मिली नहीं, दिल्ली से लेकर पंजाब तक। हैरानी की बात तो यह है कि अब आम आदमी पार्टी में भी
विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। 5 मंत्रियों को मान सरकार ने चुनाव मैदान में उतार दिया था, एक ही जीत पाए, 4 बुरी तरह हार गए। एमएलए भी अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ एमएलए को भी चुनावी मैदान में उतार दिया था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। 13 सीटों का दावा कर रहे थे और 13 विधानसभा सेगमेंट में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। कहा जा रहा है कि चुनाव की पूरी जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की थी वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से। जाहिर है कि नाकामी का सेहरा भी अब उन्हीं के सर पर फोड़ा जाएगा कि संदीप पाठक की नाकामयाबी है। दिल्ली में इंडी गठबंधन की मीटिंग में आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस नेता अपनी चट्टानी एकता जाहिर कर रहे थे। तो सवाल ये भी बनता है कि अरविंद केजरीवाल जब यहां से वहां तक प्रचार कर रहे थे तो हार का बहाना ढूंढने के लिए किसी और का सर क्यों ढूंढा जा रहा है? अरविंद केजरीवाल पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? भगवंत मान भी छुपे बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल तो जेल में है। तो क्या है इसके मायने? जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जुड़े हुए हैं सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी, यहीं स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, इसको अगर डिकोड किया जाए, सबसे पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, ये कौन सी पार्टी है, इसके नेता क्या क्या बोलते रहे हैं, ये दोहराने की जरूरत नहीं है। हम और आप कई बार यहां पर चर्चा कर चुके हैं, दर्शकों को दिखा चुके हैं। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? लाल जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने पहली स्टोरी बंगाल की दिखाई थी और दूसरी स्टोरी आपकी ये पंजाब की है। हाँ। तो आप एक तरह देखिए कि ये चट्टानी एकता का तिलिस्म है कि वो तिलिस्म कैसा है कि बंगाल में दुश्मनी, पंजाब में दुश्मनी, और वो पार्टी जब दिल्ली में आते हैं तो चट्टानी एकता दिखाते हैं और साथ साथ कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री चुन लेंगे जी। तो ये जनता को समझ में है कि पूरे लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों को भ्रम में रखें, आप उसको एक सगुफा में आप उसको यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहे। लोगों को पता है कि आपको अल्टीमेटली करना क्या है। और लोगों को यह भी पता था कि अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े वादे करके पंजाब में आपने इतनी ज्यादा कहिए कि स्पष्ट बहुमत क्या बम्पर जीत हासिल की थी, 62 से ज्यादा ही सीट मुझे लगता है, 92 सॉरी, 117 में 92 से ज्यादा। और इतनी बड़ी जीत के बाद अगर पश्चिम और पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी ठीक 2 साल के बाद अगर ये लोकसभा चुनाव में जाती है और वो इस बात के लिए जो दावा करती है कि 13 से 13 सीट हम आएंगे, तो 3 सीट पे सिमट जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप जब इस तरह के झूठे और इस तरह के जब वादे करते हैं तो लोगों, एक बार तो आप काठ की हांडी चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ जाती। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट दूसरा उससे भी है कि आज अगर कांग्रेस पार्टी अपने 7 सीट से इतरा रही है तो पंजाब की हालत तो वो भी देखने की जरूरत है कि जेल में बंद अमृतपाल भी चुनाव जीत गए हैं और बेअंत सिंह के जो कातिल के बेटे हैं वो भी चुनाव जीत गए हैं। तो ये भी देखने की जरूरत है कि एक बॉर्डर स्टेट में जिस तरह की बातें, जिस तरह की राजनीति होती रही है, अल्टीमेटली उसके क्या परिणाम हमारे सामने में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बात आप अरविंद केजरीवाल की कह रहे थे और इसकी बात कह रहे थे कि इसकी नाकामी का सेहरा किसके सर पे बनेगा, उसी पर आने वाला था कि तो किसके सर फोड़ेंगे। आप ये बात जान लीजिए कि नाकामी का सेहरा न कभी आम आदमी पार्टी में और न ही कांग्रेस पार्टी में जो सो कॉल्ड आला कमान होते हैं उनके सर तो नहीं फूटते हैं। इसलिए कि आज अरविंद केजरीवाल जब पूरे पंजाब में 12-13 रैलियां किए हैं, रोड शो किया है उन्होंने, और हर रोड शो में वो कह रहे हैं कि अगर आप बटन दबाओगे झाड़ू के निशान पे तो हम जेल से बच जाएंगे। तो एक तरह से तो झाड़ू के बटन पे तो लोगों ने नहीं दबाया, तो उसका मतलब वो समझ जेल जाइए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि संदीप पाठक वहां के इंचार्ज हैं और कल उनकी बड़ी मीटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी के सारे एमएलए उसमें होंगे। भगवंत मान अभी तक घर से बाहर नहीं आए हैं उस रिजल्ट के बाद से, तो वो सारे लोग मिलेंगे और उसके बाद ये इस बात का तय करेंगे कि ये नाकामी का सेहरा किसके सर फोड़ा। बिल्कुल, और ये देखना पड़ेगा। आपने कहा ना कि कांग्रेस में और उस कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी में भी ये जो सुप्रीम कमांडर होते हैं ना, इनको तो कभी नहीं खोजा जाता जिम्मेदारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए विनोद जी। तो हमने बात की पंजाब की भी, और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर हम आगे चल करके कल फिर इसी वक्त जुड़ेंगे, इस वक्त लेकर। इस बीच डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।